हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I'm going to talk about metaphysical poets with reference to John Donne and George Herbert. ठीक है, तो इस वीडियो में हम मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैनल को ज्वाइन करिए, आपके कमेंट का सबसे पहले रिप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू पहले मैं आपको 17th सेंचुरी में ले जाती हूँ, अ पीरियड वेयर एवरी पिलर ऑफ बिलीफ वॉज बीइंग क्वेश्चनड एंड शेकन टू इट्स कोर। सब कुछ चेंज हो रहा था। इट वॉज एन इरा ऑफ सिविल वॉर। उस वक्त क्या चल रहा था? सिविल वॉर, साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंटेंस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। आप समझ लीजिए, सोसाइटी का फाउंडेशन ही एकदम हिल चुका था, और इन सब के बीच में कुछ पोएट्स के ग्रुप अपना अलग रेवोल्यूशन शुरू कर रहे थे, और इन पोएट्स को कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट्स। तो यहाँ पर हम इस मूवमेंट के 3 जाइंट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब कि 3 इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट के बारे में। तो सबसे पहले हैं पैशनेट पायनियर John Donne. He is considered as a first to develop this idea, metaphysical idea को. He broke all the rules with his dramatic love poems and spiritual struggles. फिर हम बात करेंगे जॉर्ज हर्बर्ट की, who turned simple words को इन्होंने एक profound prayers और quiet faith में बदल दिया. And then finally the brilliant Andrew Marvell, who balanced wit and wisdom in poems about love, time and political change. So this was the 17th century, a time of massive change and conflict in England, which deeply influenced its poetry. तो ये चेंजेस कैसे हो रहे थे? वहाँ पर था पॉलिटिकल और रिलीजियस टर्मोइल, मतलब 17th सेंचुरी ने सिविल वॉर देखा, किंग चार्ल्स I का एग्जीक्यूशन, मतलब उसे मार दिया गया था, और स्ट्रगल बिटवीन मोनार्की एंड पार्लियामेंट, मतलब किंग के रूल और पार्लियामेंट के रूल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और जो रिलीजन था वो मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब सारे कॉन्फ्लिक्ट का जो जड़ था वो रिलीजन था। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था किसके बीच में था? कैथलिक्स, एंग्लिकन्स और प्यूरिटन। देन देयर वाज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, मतलब बैक टू बैक बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसमें मॉडर्न साइंस जो है वो इमर्ज हुआ। डिस्कवरीज बाय साइंटिस्ट लाइक गैलीलियो एंड न्यूटन प्रूव्ड द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। दिस shattered the old belief that humans were at the center of the universe, making people feel small and insecure. पहले के लोग क्या समझते थे कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, अर्थ जो है वो इमूवेबल है। लेकिन जब ये पता चला कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव होता है, तो उनको सबको क्या लगने लगा? ह्यूमन जो है वो अब छोटा है, मतलब एक छोटे से प्लैनेट का पार्ट है। अब ये सारे क्योस का असर, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का, देन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का असर किस पर हुआ? लिटरेचर पर हुआ, पोएट्री पर हुआ। और ये सब जो भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, जो भी कुछ केओस हो रहा था, उसके रेस्पॉन्ड में पोएट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स और इंटेलेक्चुअल पोम लिखना शुरू किए, जो लाइफ को क्वेश्चन करता था, लव को, गॉड को। एंड दिस न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट्री। इसी स्टाइल को क्या बोला जाता है? मेटाफिजिकल पोएट्री। अब मेटाफिजिकल पोएट्स कैसे होते हैं, मतलब वो दूसरे पोएट से कैसे डिफरेंट है, या फिर मेटाफिजिकल पोएट्री कैसे होती है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली में? मेटाफिजिकल पोएट्स जो होते हैं वो कंसीट को यूज़ करते हैं अपने वर्क में। कंसीट हुआ, फिर इंटेलेक्चुअल डेप्थ हुआ, ड्रामेटिक टोन हुआ, और थॉट्स और फीलिंग का एक साथ ब्लेंडिंग, उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स। और ये सारे एलिमेंट्स अगर पोम में मिलता है आपको तो उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोम। तो अब कंसीट क्या होता है? कंसीट मतलब होता है एक्सटेंडेड मेटाफर, ठीक है, मेटाफर जैसा ही है, जो 2 डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, जिसका एक दूसरे से लेना देना ना हो, उससे कंपैरिजन, जिससे हम सोच भी नहीं सकते कि हाँ इससे भी कंपेयर हो सकता है। जैसे कि जॉन डन ने अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में अपने इस पोम में लवर्स को किससे कंपेयर किया है? कंपस से, कंपस के 2 पैरों से कंपेयर किया है। सोल को ड्यू ड्रॉप से कंपेयर किया है। तो इस टाइप के कंपैरिजन को क्या कहते हैं? कंसीट। देन पोम शुड ऑल्सो हैव इंटेलेक्चुअल डेप्थ। मेटाफिजिकल पोएट्स के जो पोम होते हैं
वो ऐसा लगता है आर्ग्यूमेंट्स है, डिबेट्स है, फुल ऑफ लॉजिक और कॉम्प्लेक्स आइडियाज रहता है. देन उसमें ड्रामेटिक टोन भी रहता है. यू विल फील लाइक when you will read any metaphysical poem, you will feel like someone is talking passionately in a conversation. Then there will be blending of thought and feelings. Metaphysical poet explore deep emotions through intellectual reasoning. शॉर्ट में समझे तो metaphysical poem को अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है बहुत ही intellectual work है. Now let's talk about John Donne, one of the famous metaphysical poets. First we'll talk about his life and personality. So Donne lived a dramatic life. एकदम ही ड्रामेटिक लाइफ उन्होंने जिया है. फ्रॉम बीइंग अ पैशनेट यंग लवर टू बिकमिंग अ फेमस रिलीजियस प्रीचर. ठीक है, पहले वो एकदम यंग लवर के जैसे था जो लव पे पोम लिखता था, रोमांस पे पोम लिखता था, लेकिन फिर वो अपने आगे के लाइफ में रिलीजियस प्रीचर बन गया, मतलब कि जो रिलीजियस स्पीच देते हैं वो बन गया. सो हिज वर्क रिफ्लेक्ट्स दिस जर्नी फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर टू स्पिरिचुअल डिवोशन. उनके वर्क में भी ये चेंजेस दिखाई देता है. तो चलिए इनके पोइट्री का फीचर्स देखते हैं. ही ब्रेक्स ट्रेडिशनल रूल्स. जो पहले के पोएट्स लिखा करते थे ज़्यादातर वो लोग म्यूजिकल पोम, स्वीट पोम, एलिजाबेथन के ऊपर जो पोम लिखा जाता था वो सारे आइडियाज़ को इन्होंने रिजेक्ट किया और एक अपना तरीका निकाला जो हार्श था, ड्रामेटिक था और ऐसा लगता था कि कोई रियल पर्सन बात कर रहा है. उनका जो पोम है उसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बात कर रहा है, कन्वर्सेशनल टाइप था. देन इट कंटेन्स फेमस कंसीट्स. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. ही यूज्ड सरप्राइजिंग कंपैरिजंस फ्रॉम अनयूजुअल फील्ड लाइक साइंस, लॉ और ज्योग्राफी. फॉर एग्जाम्पल इन वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, ही कंपेयर्स टू लवर्स टू द लेग्स ऑफ द कंपस, जो दूर होने के बाद भी जुड़े हुए हैं. ही यूज्ड themes of love and faith. His work is divided into love poems like The Flea, The Good Morrow, and the religious poems like Better My Heart, Hymn to God the Father. ये सारे पोम जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे चेक करिए. In both he is passionate, argumentative and intensely personal. तो इनका जो पोम्स था वो कैसे इवॉल्व हुआ? तो जो अर्ली लव पोम्स था वो किस पर फोकस किया था? फिजिकल और स्पिरिचुअल यूनियन ऑफ lovers पे. Then in his later poems, love becomes more spiritual and constant, able to survive separation. मतलब अलग रह के भी प्यार जो था वो मेंटेन रहता था. सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. Then comes religious poem that shows a deep struggle with sin, fear and desire for God's grace. He often argues with God, begging for salvation. The next poet we're going to talk about is George Herbert. You can call him as a devotional poet. So Herbert was a country pastor, means a religious leader who led a quiet life devoted to God and his church. His poetry reflects his deep faith and personal relationship with God. इनका जो भी पोम पढ़ोगे तो उससे पता चलता है ये पूरा डिवोशनल पोम रहता है ज़्यादातर. Now what are the key features of his poetry? तो सबसे important जो क्वालिटी है इनकी पोइट्री की वो है simplicity और डेप्थ. हिज पोम्स सीम्स सिंपल, बहुत ही सिंपल लगेगा एंड क्लियर ऑन द सरफेस, लेकिन उसके बाद भी एक डीप मीनिंग छुपा रहेगा. हिज पोम्स हाइड ग्रेट टेक्निकल स्किल एंड डीप मीनिंग. ही वॉज अ मास्टर ऑफ मेकिंग द पोम्स शेप रिफ्लेक्ट इट्स थीम. मतलब इस तरीके से वो लिखते थे कि सबको थीम के बारे में पता ही चल जाता था. जैसे कि ईस्टर विंग्स इज शेप्ड लाइक अ विंग्स. देन द ऑल्टर, ऑल्टर इज शेप्ड लाइक एन ऑल्टर. ऑल्टर क्या होता है? मतलब एक हाई चेयर होता है जो रिलीजियस, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी में सेंटर में रखा जाता है. ये उनका ट्रेडिशन होगा. देन हिज पोम्स कंटेन थीम्स ऑफ इनर स्पीच. हिज पोम्स ऑफन स्टार्ट विद अ कंप्लेंट. हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कंप्लेंट से या फिर कोई भी स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट से. लेकिन एंड कैसे होता है? हमेशा पीस से, एक्सेप्टेंस से और गॉड के लव से. इनका एक पोम का कलेक्शन है, उसका टाइटल है द टेम्पल. तो ये क्या समझाता है हमें कि उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो चर्च पे था, फेथ पे था. इसके बाद हम जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट के बीच में जो डिफरेंस है, उनका जो पोएटिक स्टाइल है उसका डिफरेंस के बारे में बात करते हैं. हालांकि दोनों ही मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, लेकिन जो इनका स्टाइल है और जो फोकस्ड एरिया है वो डिफरेंट है. John Donne's poetry is like a dramatic argument with God. He played the central character in his own spiritual drama.
And if we'll talk about his poems are full of passion, conflict, and restless energy. He sees God as a powerful, almost fearsome force that he must plead with and struggle against to find salvation. तो इनके पोम में जो इनका टोन है वो कैसा है, इंटेंस है, पर्सनल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है. लेकिन इसके अपोजिट है जॉर्ज हर्बर्ट, उनकी पोएट्री वो बहुत ही ऐसा लगता है एकदम क्वाइट प्रेयर जैसा है. He is humble servant speaking to a loving God. His poems are less about his own personal struggle and more about God's grace and love. एकदम शांत है, ऐसा लगता है पूरा डिवाइन पर फोकस किया गया है, ना कि सेल्फ पे. और जो इनका टोन है, his tone is completely gentle, calm and resolved, finding peace in surrendering to God's will. तो ये अपने स्किल को यूज़ करते हैं अपने फेथ को सर्व करने के लिए, ना कि अपना जो इंटेलेक्चुअल है उसका शोकेस करते हैं. So let's understand this in short. Donne fights with God while Herbert converses with him. Donne is the spotlight on his own soul's drama. Herbert turns the spotlight towards God. तो देखिए इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है, दोनों के स्टाइल को लेकर डिफरेंसेस पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए. Then next we're going to talk about Andrew Marvell. You can call him as a balanced poet. Marvell was a poet and a politician who lived through the Civil War. His poetry blends with wit of Donne, but with more balanced and ironic tone. You might have read his poem To His Coy Mistress. इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया, आप देख सकते हैं. In this poem, he argues that because life is short, time is passing, lovers should enjoy the present moment. ठीक है, इस पोम में इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट किया है कि लवर्स को जो जिस पल में वो जी रहे हैं उसको एंजॉय करना चाहिए, फ्यूचर का लोग क्या कहेंगे ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए. सो इट इज़ विटी but also has a serious dark view of death. Then his another poem, The Garden. This poem celebrates the joy of solitude and nature. It suggests that the mind in quiet reflection is happier than in the busy social world. This poem rejects human love for peaceful green world of the garden. Then his another poem, An Horatian Ode. It is a political poem about Oliver Cromwell. In this poem, Marvell admires Cromwell's strength but also sympathizes with executed King Charles I. तो ये जो पोम है वो बैलेंस्ड है, किसी एक का साइड नहीं ले रहा है, बल्कि जो पॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्सिटी है उसे बता रहा है. ओके, नाउ लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक. सो the 17th century was a bridge between the old world and the new. Then we had John Donne, who started metaphysical style with his intellectual passion and personal conflict. George Herbert channeled that style into gentle, profound religious devotion. Andrew Marvell used it to explore love, time, and politics with wit and balanced. So together these poets created a unique body of work that used intelligence and wit to explore the deepest human experiences. And what are these experiences? Love, faith, and our place in the changing world. तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए. अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय.